इस वीडियो में हम एसोसिएटिव मैपिंग देखेंगे। ये एक दूसरी मैपिंग टेक्निक होती है। पिछली वीडियोस के अंदर हमने डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक देखी थी, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। डायरेक्ट मैपिंग में क्या पढ़ा था हमने कि अगर कोई भी ब्लॉक मेन मेमोरी का उसे कैश में कॉपी करना है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते थे और वो फॉर्मूला क्या था, ब्लॉक नंबर मॉड्यूलस नंबर ऑफ लाइन्स इन द कैश। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स है 8, तो ब्लॉक नंबर 0 सपोज वो लाइन 0 पे मैप होगा, तो ये डायरेक्ट मैपिंग था। बट इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, 16 ब्लॉक्स B0 से लेके B15 तक। अब L0 लाइन के अंदर B0 ब्लॉक भी मैप हो सकता है और एक B8 ब्लॉक भी मैप हो सकता है। ये दोनों ब्लॉक्स मैप हो सकते हैं। सपोज जो CPU है उसको ब्लॉक 0 और ब्लॉक 8 को एक सीक्वेंस में एक्सेस करना है। सीक्वेंस है, सबसे पहले वो ब्लॉक 0 को एक्सेस करना चाहता है, फिर ब्लॉक 8 को, फिर ब्लॉक 0 को, फिर ब्लॉक 8 को एंड सो ऑन। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी कैश मिसेस होंगी। तो ब्लॉक 0 सपोज ऑलरेडी प्रेजेंट है इन कैश, हमने एज्यूम किया हुआ कि ब्लॉक 0 पहले से ही प्रेजेंट है। अब ब्लॉक 8 वो कहां पे मैप होगा, वो भी लाइन 0 पे ही मैप होगा। तो इनिशियली ब्लॉक 0 क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसके लिए तो कैश हिट हो जाएगा, कैश हिट। फिर ब्लॉक 8 चाहिए CPU को, ब्लॉक 8 चाहिए है तो वो नहीं है तो कैश मिस हो जाएगा ब्लॉक 8 के लिए। फिर ब्लॉक 8 लाइन 0 के अंदर ही ब्लॉक 0 को रिप्लेस करेगा। फिर CPU को ब्लॉक 0 चाहिए, ब्लॉक 0 नहीं है लाइन 0 के अंदर, फिर ब्लॉक 8 को ब्लॉक 0 रिप्लेस करेगा, फिर से इसके लिए कैश मिस होगा। तो हमारा कैश हिट सिर्फ फर्स्ट जो एक्सेस था ब्लॉक 0 का उसी के लिए होगा, बाकी सबके लिए कैश मिस होने वाला है। तो ये डिसएडवांटेज होती है डायरेक्ट मैपिंग की, क्योंकि हमारा एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स मैप हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट मिस का मतलब, अगर एक लाइन के अंदर, कैश की लाइन के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स मैप हो सकते हैं, तो अगर एक ब्लॉक मैप हो रखा है तो बाकी के ब्लॉक्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा इन द कैश, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है सारे ब्लॉक्स के बीच में। B0 और B8 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, वो दोनों L0 लाइन पे ही मैप हो रहे हैं। अगर B0 प्रेजेंट है तो B8 नहीं मिलेगा हमें, अगर B8 प्रेजेंट है तो B0 नहीं मिलेगा हमें। दिस इज कॉन्फ्लिक्ट मिस। कैश मिस दो टाइप की होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट मिस होती है और दूसरी कैपेसिटी मिस होती है। कैपेसिटी मिस तब होती है अगर कैश फुल है, तो कैश पूरी भरी हुई है, तब हम कौन सी लाइन को रिप्लेस करेंगे कैश की नए ब्लॉक के लिए, तो उसे हम कैपेसिटी मिस कहते हैं। जो नया ब्लॉक आ रहा है उसके लिए कैपेसिटी मिस कहेंगे, क्योंकि कैश पूरी भरी हुई है। पर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मिस के अंदर कैश नहीं भरी हुई, कैश इज नॉट एम्प्टी, कैश इज नॉट फुल, सिर्फ लाइन L0 ही भरी हुई है, L0 इज फुल, बाकी लाइंस L1 to L8 एम्प्टी हैं। B8 बाकी लाइंस में नहीं जाएगा, L1 to L7 लाइंस में नहीं जाएगा, वो सिर्फ L0 पे ही मैप हो सकता है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। डायरेक्ट मैपिंग का डिसएडवांटेज ये होता है कि L0 लाइन है, इसके अंदर दो ब्लॉक्स मैप हो सकते हैं, B0 या B8। अगर हमारा कोई और ब्लॉक आना है B1, B2, B3, वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैप होंगे। B1 मॉड्यूलस 8, B2 मॉड्यूलस 8, अकॉर्डिंगली वो लाइन L1, L2, L3, L7 किसी पे भी मैप हो सकते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन ये दे रखी है हमें कि एक कैश है जिसकी सिर्फ लाइन 0 भरी हुई है, लाइन 0 के अंदर ब्लॉक 0 मैप हो रखा है, बाकी सारी की सारी लाइंस एम्प्टी हैं।
लाइन L1 टू L7 एम्प्टी है। अब ब्लॉक 0 लाइन 0 में है। अब हम ये कह रहे हैं कि CPU को ब्लॉक 8 की जरूरत पड़ी। अब ब्लॉक 8 कहाँ पे जाएगा? अगर हम देखें, अगर डायरेक्ट मैपिंग हम नहीं यूज कर रहे तो ब्लॉक 8 यहाँ भी जा सकता है या यहाँ भी जा सकता है, क्योंकि इतनी सारी लाइंस तो खाली हैं कैश की। बट फिर भी ब्लॉक 8 सिर्फ लाइन 0 में ही मैप होता है डायरेक्ट मैपिंग के अंदर। लाइन L1, L2, L3, L7 किसी में नहीं जाएगा, सिर्फ L0 में ही जाएगा। तो ब्लॉक 0 को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब फिर अगर CPU को ब्लॉक 0 की जरूरत पड़ी तो फिर से कैश मिस होगा ब्लॉक 0 के लिए। तो इसको हम कॉन्फ्लिक्ट मिस कहते हैं डायरेक्ट मैपिंग के अंदर। एसोसिएटिव मैपिंग का एडवांटेज ये होता है कि ब्लॉक्स ऑक्यूपाई एनी एम्प्टी लाइन इन कैश। कोई भी एम्प्टी लाइन है अगर कैश में, कोई भी खाली लाइन दिखे, वहां पे ब्लॉक को डाल दो। ये एसोसिएटिव मैपिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ओवर डायरेक्ट मैपिंग। सो सपोज 8 लाइंस हैं कैश में, 16 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 0 हमने ऑलरेडी प्रेजेंट है लाइन 0 के अंदर। अब ब्लॉक 8 अगर हमें मैप करना है तो हम ब्लॉक 0 को रिप्लेस नहीं कर रहे, ब्लॉक 0 ऐसे का ऐसा ही है। ब्लॉक 8 चला गया लाइन 1 के अंदर, क्योंकि लाइन 1 भी तो खाली थी। लाइन 2 में भी जा सकता है, लाइन 3 में भी जा सकता है, लाइन 4 में भी जा सकता है, किसी भी लाइन में कॉपी कर सकते हो ब्लॉक 8 को। जो भी लाइन खाली मिले उसमें कॉपी कर दो। हमने लाइन 1 के अंदर कॉपी कर दिया कैश की। तो अगर अब हम देखें कितनी कैश मिसेज होंगी। सबसे पहले ब्लॉक 0 वो ऑलरेडी प्रेजेंट था तो इसके लिए तो हिट हो जाएगा। ये हमने एज्यूम किया हुआ है कि ब्लॉक 0 ऑलरेडी प्रेजेंट था कैश में। फिर ब्लॉक 8 अगर हमें देखना है, वो नहीं प्रेजेंट है तो कैश मिस होगा, लाइन 1 में मैप हो जाएगा ब्लॉक 8। फिर हम चेक करेंगे ब्लॉक 0 है वो भी प्रेजेंट है कैश के अंदर, और ब्लॉक 8 है वो भी प्रेजेंट है कैश के अंदर। अब दोनों ब्लॉक्स मिलेंगे तो बस एक कैश मिस हुई, ओनली 1 कैश मिस हुई एसोसिएटिव मैपिंग में। जितनी कम कैश मिसेज होंगी उतना ही कैश मिस लेटेंसी टाइम वो कम होगा, तो हमें कैश मिसेज डिक्रीज करनी है। सो एसोसिएटिव मैपिंग इस केस में डायरेक्ट मैपिंग से बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है, क्योंकि कैश मिसेज कम हो रही हैं। अब अगर हम वर्ड एड्रेस को देखें, डायरेक्ट मैपिंग के अंदर वर्ड एड्रेस कैसे लिखते थे? टैग बिट्स होती थी वर्ड एड्रेस में, लाइन नंबर बिट्स होती थी, ऑफसेट बिट्स होती थी। ये टैग बिट्स और लाइन नंबर बिट्स को ऐड करते थे तो ब्लॉक नंबर बिट्स आ जाती थी। मतलब वो वर्ड मेन मेमोरी के कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट है और वो ब्लॉक कैश की कौन सी लाइन में मैप हुआ है। ये सब चीजें डायरेक्ट मैपिंग के वर्ड एड्रेस से पता चल जाती थी। और ब्लॉक ऑफसेट तो ये बताता है कि लोकेशन क्या है उस वर्ड की ब्लॉक के अंदर। अब एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर हम सिर्फ टैग बिट्स और ऑफसेट लिखते हैं, लाइन नंबर फील्ड होती ही नहीं है। जो टैग बिट्स होती हैं वो ब्लॉक नंबर बिट्स के बराबर होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे हर ब्लॉक के अंदर, हमारे हर लाइन के अंदर कोई भी ब्लॉक मैप हो सकता है। टैग बिट्स का मतलब यही होता है कि कितने ब्लॉक्स मैप हो सकते हैं एक कैश की लाइन में। ये सपोज कैश है, हर एक लाइन के अंदर सारे के सारे ब्लॉक्स मैप हो सकते हैं। कोई भी ब्लॉक बोलो मेन मेमोरी का, n ब्लॉक्स हैं तो सारे के सारे ब्लॉक्स n ब्लॉक्स मैप हो पाएंगे इन द कैश। ईच कैश लाइन में सारे ब्लॉक्स मैप हो सकते हैं। तो इसीलिए जो टैग बिट्स होती हैं वो ब्लॉक नंबर बिट्स के बराबर होती हैं। डायरेक्ट मैपिंग में हर लाइन के अंदर, हर कैश की लाइन में एक गिवन नंबर ऑफ ब्लॉक्स ही होते थे जो मैप हो पाते थे। एक सेट होता था डिफाइंड, कौन सा सेट कौन सी लाइन पे मैप हो सकता है। ब्लॉक 0 ब्लॉक 8 मैप हो सकते हैं लाइन 0 के ऊपर, ब्लॉक 1 ब्लॉक 9 मैप हो सकते हैं लाइन 1 में। तो ऐसा कोई
सेट नहीं होता एसोसिएटिव मैपिंग में। सारे के सारे ब्लॉक्स, वो सारे के सारे किसी भी लाइन पे मैप हो सकते हैं इन एसोसिएटिव मैपिंग। इसलिए जो टैग बिट्स होती हैं एसोसिएटिव मैपिंग में वो इज इक्वल टू ब्लॉक नंबर बिट्स होती हैं। इसको और अच्छे से स्टडी करते हैं। सपोज हम डायरेक्ट मैपिंग की बात कर रहे हैं, दिस इज डायरेक्ट मैपिंग, और ये एसोसिएटिव मैपिंग है राइट हैंड साइड पे, दिस इज एसोसिएटिव। सो डायरेक्ट मैपिंग के अंदर ये लाइन 0 से लेके लाइन 7 तक ब्लॉक्स हैं। सपोज टैग बिट्स जो प्रेजेंट है लाइन 0 में वो 0 बिट है, लाइन 1 में 1 बिट प्रेजेंट है, लाइन 2 में भी 1 प्रेजेंट है टैग बिट, और लाइन 7 में 0 बिट प्रेजेंट है एज टैग बिट। इसके केस में हमारी क्योंकि 8 लाइन्स है तो 3 बिट्स रिजर्व्ड होंगी फॉर लाइन नंबर और 1 बिट होगी फॉर टैग, टैग इज ऑफ 1 बिट। तो अगर हम 0 है टैग बिट इन लाइन 0 मतलब ब्लॉक 0 मैप्ड है, 1 है टैग बिट इन लाइन 1 मतलब ब्लॉक 9 मैप्ड है, टैग बिट 1 है इन लाइन 2 मतलब ब्लॉक 10 मैप्ड है लाइन 2 में, टैग बिट 0 है लाइन 7 में मतलब ब्लॉक 7 मैप्ड है इन लाइन 0। ओनली 2 ब्लॉक्स कैन बी मैप्ड टू सिंगल लाइन इन दिस केस। इस केस में एक सिंगल लाइन ऑफ कैश में सिर्फ 2 ब्लॉक्स ही मैप हो सकते हैं। एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर अगर हम एसोसिएटिव मैपिंग को देखें, ये एसोसिएटिव मैपिंग है, इसके अंदर ऑल ब्लॉक्स कैन बी मैप्ड टू ऑल द लाइन्स। मतलब लाइन 0 में B0 से लेके B15 तक मैप हो सकता है, कोई भी ब्लॉक मैप हो सकते हैं। डायरेक्ट मैपिंग में लाइन 0 के अंदर सिर्फ 2 ब्लॉक्स मैप हो सकते थे, B0 और B8। B0 को टैग बिट 0 दी थी, B8 को टैग बिट 1 दी थी। हमारी एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर ब्लॉक 0 टू ब्लॉक 15 सारे मैप हो सकते हैं लाइन 0 के अंदर। लाइन 1 में भी B0 टू B15 मैप हो सकता है, लाइन 2 में भी B0 टू B15 मैप हो सकता है, लाइन 7 में भी B0 टू B15 मैप हो सकता है। इसलिए टैग बिट्स हैं 4 बिट्स की। हमें 4 बिट्स चाहिए ये पता लगाने के लिए कि कौन सा ब्लॉक मैप हो रखा है। अगर टैग बिट्स 0000 प्रेजेंट है, अगर टैग बिट्स 000 प्रेजेंट है तो ब्लॉक 0 मैप्ड हो रखा है। अगर टैग बिट्स 1001 प्रेजेंट है तो ब्लॉक 9 मैप्ड हो रखा है। अगर टैग बिट्स 1010 प्रेजेंट है तो ब्लॉक 10 मैप्ड हो रखा है। अगर टैग बिट्स 0111 प्रेजेंट है तो ब्लॉक 7 मैप्ड हो रखा है। वेरी सिंपल। डायरेक्टली ब्लॉक नंबर बिट्स दे रखी हैं एज टैग बिट्स। अब सपोज सीपीयू ने एक जनरेट किया एड्रेस 100101, ये डायरेक्ट मैपिंग है लेफ्ट में, और राइट में एसोसिएटिव मैपिंग है। अब हम देख रहे हैं कि कैसे वर्ड सर्च होगा कैश के अंदर। 100101 ये लास्ट के 2 बिट्स तो ऑफसेट है दोनों केस में। डायरेक्ट मैपिंग के अंदर 3 बिट्स थी फॉर लाइन नंबर, तो 001 लाइन नंबर हो गई, मतलब लाइन 1 की बात कर रहे हैं। लाइन 1 के अंदर टैग बिट 1। अब हम चेक करते हैं कि ये वर्ड प्रेजेंट है कैश में कि नहीं प्रेजेंट है। लाइन नंबर 1 में हम गए, लाइन नंबर 1 में टैग बिट्स कैश के अंदर प्रेजेंट है 1, और सीपीयू ने जो जनरेट की है टैग बिट्स, सो इट इज अ कैश हिट, क्योंकि जो टैग बिट सीपीयू ने जनरेट किए और जो टैग बिट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है इन कैश वो सेम है। अब हम एसोसिएटिव मैपिंग की बात करते हैं। 100101 ये 01 हमारा ऑफसेट है, 1001 ये हमारी टैग बिट्स हैं 1, सो टैग बिट्स मैच एंड इट्स अ कैश हिट। तो इस टाइप से हमारा कंपेयर होता है या सर्च होता है कोई भी वर्ड कैश के अंदर इन डायरेक्ट मैपिंग एंड एसोसिएटिव मैपिंग। अब एक क्वेश्चन है, बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी है जिसका हमें साइज दे रखा है 32 GB, ब्लॉक साइज दे रखा है 32 KB। अब हमें टैग बिट्स फाइंड आउट करनी है। गिवन है कि एसोसिएटिव मैपिंग यूज कर रहे हैं। एसोसिएटिव मैपिंग में टैग बिट्स ब्लॉक नंबर बिट्स के बराबर होती हैं। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? ब्लॉक नंबर बिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं।
ब्लॉक नंबर बिट्स फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। मेन मेमोरी में कितने हैं? मेन मेमोरी के अंदर कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे? टोटल साइज ऑफ मेन मेमोरी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ वन ब्लॉक। साइज ऑफ मेन मेमोरी गिवन है 32 GB, साइज ऑफ ब्लॉक गिवन है 32 KB। इसको हम डिवाइड करते हैं। 1 GB इज इक्वल टू 2 raised to the power 30 बाइट्स। ये याद कर लीजिए आप लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 KB इज इक्वल टू 2 raised to the power 10 बाइट्स। दोनों को डिवाइड कर दिया, 32 से 32 कैंसल, 30 माइनस 10 2 raised पर 20। नंबर ऑफ ब्लॉक्स मेन मेमोरी में 2 raised to the power 20 है। अब 2 raised power 20 ब्लॉक्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कितने बिट्स का एड्रेस चाहिए? 20 बिट्स का एड्रेस चाहिए फॉर अ सिंगल ब्लॉक, 20 बिट्स फॉर ब्लॉक नंबर बिट्स। और जितना ब्लॉक नंबर बिट्स होंगी उतनी ही टैग बिट्स होंगी। तो मतलब कैश के अंदर, हर लाइन के अंदर अगर हम कैश ड्रॉ करें, इस सीपीयू के साथ जो कैश अटैच्ड होगी उसके अंदर जितनी भी लाइंस होंगी, हर लाइन के साथ 20 बिट्स का एड्रेस एसोसिएटेड होगा ब्लॉक नंबर का। मतलब हर लाइन के अंदर 2 raised to the power 20 ब्लॉक्स में से कोई भी ब्लॉक मैप हो सकता है। टैग बिट्स इज गोइंग टू बी 20 बिट्स। अब अगर हमसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता कि ब्लॉक ऑफसेट बिट्स निकालो, ब्लॉक ऑफसेट बिट्स भी हम निकाल सकते थे, क्योंकि एक वर्ड के एड्रेस में एसोसिएटिव मैपिंग में टैग बिट्स होती हैं और ऑफसेट बिट्स होती हैं। टैग बिट्स तो पता चल गई। ऑफसेट बिट्स निकालने के लिए आप नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ ब्लॉक फाइंड आउट कर लो। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ ब्लॉक कितने होंगे? ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ वन वर्ड इन अ ब्लॉक। तो ब्लॉक साइज कितना है? 32 KB का। और साइज ऑफ वन वर्ड इन अ ब्लॉक कितना होगा? 1 बाइट का। क्यों? क्योंकि बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है। तो अगर हम डिवाइड कर दें तो 2 raised पर 15 आंसर आ जाएगा। ये कैसे आया? 1 KB 2 raised पर 10 बाइट्स होता है और 32 2 raised पर 5 होता है, तो 2 raised पर 15 आ गया। तो 15 बिट्स फॉर ब्लॉक ऑफसेट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैश साइज है 512 KB, ब्लॉक साइज है 1 किलोबाइट्स, टैग बिट्स हैं 17 बिट्स। ये सब गिवन है। कैश का साइज गिवन है, एक ब्लॉक का साइज गिवन है, टैग बिट्स गिवन है, मेन मेमोरी बाइट एड्रेसेबल दे रखी है, मतलब 1 वर्ड 1 बाइट का है, एसोसिएटिव मैपिंग भी दे रखी है। हमसे पूछा कि मेन मेमोरी का साइज बताओ। मेन मेमोरी का साइज कैसे बता सकते हैं हम? या तो हम ये फाइंड आउट कर लें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं मेन मेमोरी के अंदर। अगर हमारे मेन मेमोरी में n ब्लॉक्स हैं और साइज ऑफ अ ब्लॉक s है, तो टोटल साइज कितना हो गया? n इंटू एस मेन मेमोरी का। इसको हम आगे देखते हैं। यहां पे है, जैसे देखो साइज ऑफ मेन मेमोरी क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंटू साइज ऑफ ईच ब्लॉक। यही तो साइज ऑफ मेन मेमोरी होगा। और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं मेन मेमोरी के अंदर, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमें ब्लॉक नंबर बिट्स पता हो, तो ब्लॉक नंबर बिट्स 2 raised to the power ब्लॉक नंबर बिट्स हमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स दे देगा। अब ब्लॉक नंबर बिट्स किसके बराबर होती हैं? टैग बिट्स के बराबर होती हैं एसोसिएटिव मैपिंग में। तो हमें टैग बिट्स तो दे रखी है 17 बिट्स, इसका मतलब है कि ब्लॉक नंबर बिट्स भी 17 बिट्स हैं। मतलब हर ब्लॉक को डिस्टिंग्विश करने के लिए 17 बिट्स की जरूरत पड़ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हुए? 2 raised to the power 17। अब साइज ऑफ मेन मेमोरी क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंटू साइज ऑफ ईच ब्लॉक। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या है? 2 to the power 17। और साइज ऑफ ईच ब्लॉक क्या है? 1 किलोबाइट। ये सब गिवन है। 2 raised power 17 किलोबाइट आपका साइज ऑफ मेन मेमोरी आ गया। अब अगर हम 2 raised power 17 किलोबाइट को मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करें
तो कुछ इस टाइप से करेंगे, 2^17 इंटू 2^10 बाइट्स, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 2^10 बाइट होता है, 1 मेगाबाइट 2^20 बाइट होता है। तो हम 2^17 इंटू 2^10 को हम 2^27 बाइट्स लिख सकते हैं, 2^27 बाइट्स, मतलब 2^7 इंटू 2^20 बाइट्स। अब ये 2^20 बाइट्स तो 1 मेगाबाइट होता है, तो 2^7 मेगाबाइट्स आ गई मेन मेमोरी का साइज, मतलब 128 MB, 2^7 इज 128। तो ये हमारा मेन मेमोरी का साइज आ गया। सो दिस वाज वेरी सिंपल। मेन मेमोरी का साइज निकालने के लिए हमने टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इनटू साइज ऑफ ईच ब्लॉक कर दिया। साइज ऑफ ईच ब्लॉक हमें पता था, नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने के लिए हमने 2 टू द पावर ब्लॉक नंबर बिट्स कर दिया, और ब्लॉक नंबर बिट्स स्टैक बिट्स के बराबर होती हैं एसोसिएटिव मैपिंग में, जो कि 17 बिट्स दे रखी थी, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ गए 2 टू द पावर 17। अब एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का। अगर हमें मेन मेमोरी का एड्रेस, मेन मेमोरी का साइज फाइंड आउट करना है, वर्ड एड्रेस में क्या क्या होता है, टैग बिट्स होती है फील्ड, एक ऑफसेट फील्ड होती है। अब टैग बिट्स जो हैं वो 17 बिट्स की हमें दे रखी हैं, हमें सिर्फ ऑफसेट बिट्स कैलकुलेट करनी है। ऑफसेट बिट्स कितनी होंगी, वो निकलती है नंबर ऑफ वर्ड्स इन ब्लॉक से। नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ ब्लॉक कितनी होंगे, 2^10 बाइट्स का एक ब्लॉक साइज है, क्योंकि 1 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 2^10 बाइट्स। 1 किलो बाइट्स ये तो गिवन है ना, हमारे ब्लॉक साइज 1 किलो बाइट का है, मतलब 2^10 बाइट्स इज द साइज ऑफ अ ब्लॉक। ये साइज ऑफ ब्लॉक है, और इसको हमने डिवाइड कर दिया बाय साइज ऑफ 1 वर्ड, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने वर्ड्स है एक ब्लॉक के अंदर। 1 वर्ड का क्या साइज है, 1 बाइट, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी थी, तो डिवाइड किया तो 2^10 वर्ड्स आए पर ब्लॉक, तो एक ब्लॉक के मेन मेमोरी के अंदर 2^10 वर्ड्स हैं, 2^10 वर्ड्स हैं। तो हर वर्ड को डिस्टिंग्विश करने के लिए 10 बिट्स चाहिए होंगे, इसलिए ब्लॉक ऑफसेट क्या होगा, 10 बिट्स का होगा। तो मेन मेमोरी के एक ब्लॉक के अंदर, सपोज ब्लॉक 0 है, उसके अंदर W1, W2 एंड सो ऑन 2^10 वर्ड्स इन टोटल होंगे एक ब्लॉक के अंदर पर ब्लॉक। तो ब्लॉक ऑफसेट कितने बिट्स का होगा, 10 बिट्स का ब्लॉक ऑफसेट होगा। सो जो वर्ड एड्रेस होगा वो कितने बिट्स का होगा, 17 बिट्स का टैग, 10 बिट्स का ब्लॉक ऑफसेट, 27 बिट्स का एक वर्ड का एड्रेस। तो टोटल वर्ड्स कितने होंगे, 2^27, मतलब 2^27 बाइट्स की मेन मेमोरी होगी, क्योंकि एक वर्ड का साइज 1 बाइट है और मेन मेमोरी में 2^27 वर्ड्स प्रेजेंट है, तो मेन मेमोरी का साइज होगा 2^27 बाइट्स, विच इज इक्वल टू 128 MB। 1 मेगाबाइट इज 2^20 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इज 2^20 बाइट्स। ये पहले भी बताया मैंने आपको, याद कर लो। अब डायरेक्ट मैपिंग के अंदर हमारा एक फॉर्मूला होता था, कोई नया ब्लॉक आ रहा है सपोज, तो वो कौन सी लाइन के अंदर मैप होगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था ब्लॉक नंबर मॉडुलस नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश। हमें वो पता चल जाता था कि वो ब्लॉक कौन सी कैश की लाइन में जाएगा। सपोज उस कैश की लाइन में ऑलरेडी कोई ब्लॉक प्रेजेंट था, तो वो उस ब्लॉक को रिप्लेस करके अपनी जगह बनाएगा। सो डायरेक्ट मैपिंग में ब्लॉक को रिप्लेस करने की एक पॉलिसी थी, ब्लॉक नंबर मॉडुलस नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश। इस टाइप से ब्लॉक रिप्लेसमेंट होता था। एसोसिएटिव मैपिंग में अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक नया ब्लॉक आ रहा है, सपोज से कैश फुल है, पूरी की पूरी कैश फुल है, इसके अंदर ब्लॉक 0, 1, 2, 3
ये सारे पूरी कैश फुल है। अब एक ब्लॉक आ रहा है 10। अब ब्लॉक नंबर 10 इनमें से किसको रिप्लेस करेगा? ब्लॉक 0 को रिप्लेस करेगा, ब्लॉक 1 को करेगा, 2 को करेगा, 3 को करेगा, कौन सी लाइन में जाएगा वो पता लगाने के लिए हम कुछ कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसीज यूज करते हैं एसोसिएटिव मैपिंग में। और वो कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसीज हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एलआरयू, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक। हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं, फीफो क्या होता है और एलआरयू कैसे काम करता है। सपोज ब्लॉक रिक्वेस्ट हैं 5, 12, 13, 17, 4, मतलब सीपीयू को ब्लॉक्स इस ऑर्डर में चाहिए। अब हम ये चेक करने वाले हैं कि कैसे ये सारे ब्लॉक्स कैश की लाइंस में मैप होंगे। कैश की 4 लाइंस हैं, L0, L1, L2, L3। अब हम ब्लॉक नंबर 5 से शुरू करते हैं और हम यूज कर रहे हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे पहले ब्लॉक आएगा ना उसे ही हम रिप्लेस करने वाले नए ब्लॉक से। तो ब्लॉक नंबर 5 वो L0 के अंदर मैप हो गया और इसके लिए कैश मिस होगा और इसके लिए कैश मिस होगा। फिर ब्लॉक नंबर 12 वो भी प्रेजेंट नहीं है, लाइन L1 के अंदर ब्लॉक 12 चला गया, कैश मिस। ब्लॉक 13 वो भी प्रेजेंट नहीं है कैश के अंदर, तो इसके लिए भी कैश मिस हो गया। ब्लॉक नंबर 17 वो L3 के अंदर चला जाएगा क्योंकि L3 खाली थी, तो एक कैश मिस हो गया। अब ब्लॉक नंबर 4 की बात करते हैं। ब्लॉक नंबर 4 भी प्रेजेंट नहीं है तो इसके लिए कैश मिस होगा। पर अब ये जाएगा कहां पे, किसे रिप्लेस करने वाला है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 5, 12, 13, 17 में सबसे पहले कौन सा आया था? ब्लॉक नंबर 5, तो इसको रिप्लेस करके ब्लॉक नंबर 4 आ जाएगा। सो लेट अस डिलीट ब्लॉक नंबर 5, ब्लॉक नंबर 4 आ गया उसके बजाय। अब ब्लॉक नंबर 12 चाहिए सीपीयू को, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है कैश के अंदर, सो इट इज अ कैश हिट। ब्लॉक नंबर 13 ऑलरेडी प्रेजेंट है कैश में, तो इट इज अ कैश हिट। ब्लॉक नंबर 17 ऑलरेडी प्रेजेंट है कैश में, इट इज अ कैश हिट। अब सीपीयू को चाहिए ब्लॉक नंबर 2, वो नहीं है कहीं पे भी प्रेजेंट, तो इट इज अ कैश मिस। पर अब वो रिप्लेस किसको करेगा, कौन से ब्लॉक को? इन चारों ब्लॉक्स में से 4, 12, 13, 17 में सबसे पहले कौन सा आया है? ब्लॉक नंबर 12, तो ये इसको रिप्लेस करके ब्लॉक नंबर 2 आ जाएगा। तो यहां पे ब्लॉक नंबर 2 आ गया। अब हम ब्लॉक नंबर 13 को देखेंगे। ब्लॉक नंबर 13 चाहिए सीपीयू को, ब्लॉक नंबर 13 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो कैश हिट हो गया इसके लिए। ब्लॉक नंबर 19, ब्लॉक नंबर 19 प्रेजेंट नहीं है कैश के अंदर, तो इसके लिए कैश मिस होगा। पर ये रिप्लेस किसको करेगा? ब्लॉक नंबर 4, 2, 13 और 17 में से सबसे पहले कौन सा आया था? ब्लॉक नंबर 13 आया था, तो इसको रिप्लेस कर देगा और ब्लॉक नंबर 19 आ जाएगा यहाँ पे। ये सब चीजें मैंने यहां भी एक्सप्लेन की हुई है, ये यहाँ पे भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉक नंबर 19। फिर ब्लॉक नंबर 13 की फिर से जरूरत पड़ी। अब ब्लॉक नंबर 13 तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए फिर एक मिस हो जाएगा ब्लॉक नंबर 13 के लिए। वो रिप्लेस किसको करेगा? इन चारों में से सबसे पहले जो आया था 17th ब्लॉक आया था, तो 13 17 को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे अपनी जगह बना लेगा। फिर ब्लॉक नंबर 43 वो भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए एक और कैश मिस होगा, पर वो जाएगा 4 को रिप्लेस करेगा 43, क्योंकि इन चारों में से 4 to 19, 13 ब्लॉक्स में से ब्लॉक नंबर 4 सबसे पहले आया था कैश के अंदर, तो उसे रिप्लेस करेगा वो। फिर ब्लॉक नंबर 61 वो भी कैश मिस होगा, वो किसको रिप्लेस करेगा? लेट अस ड्रॉ। ये 43 है, वो ब्लॉक नंबर 2 को रिप्लेस करेगा।
फिर ब्लॉक नंबर 19 चाहिए सीपीयू को, ब्लॉक नंबर 19 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये कैश हिट होगा। तो हमारे इस टाइप से ब्लॉक्स रिप्लेस होंगे एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर फीफो के केस में। इसके अंदर अगर हम कैश मिस देखें, कैश मिस रेट, तो वो कितना है? टोटल कैश मिसेस कितनी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैश। So cash miss rate is 10 out of 15. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cash misses. और अगर कैश हिट रेट बोले तो हिट रेट होगा 5/15 विच इज इक्वल टू 1/3। तो 33% हिट्स हुई हैं, कैश हिट्स हुई हैं इन ब्लॉक रिक्वेस्ट्स में, और 67% कैश मिसेस हुई हैं फीफो के केस में। अब हम नेक्स्ट स्कीम पढ़ते हैं विच इज LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अब सेम सीक्वेंस कंसीडर करेंगे 5 12 13 17 4 12। तो ये इस टाइप से सीपीयू को ब्लॉक्स की जरूरत पड़ रही है। अब हम देखते हैं किस टाइप से ये ब्लॉक्स एक्सेस होंगे। सो लेट अस स्टडी दिस। सबसे पहले ब्लॉक 5, तो वो लाइन 0 में आ जाएगा, इसके लिए कैश मिस होगा। ब्लॉक 12 लाइन 1 में आ जाएगा, कैश मिस होगा इसके लिए। ब्लॉक 13 लाइन 2 में मैप हो जाएगा, इसके लिए भी कैश मिस होगा, मैं M लिख रही हूं कैश मिस के लिए। ब्लॉक 17 लाइन 3 में मैप हो जाएगा, इसके लिए भी कैश मिस होगा। अब ब्लॉक 4 LRU यूज कर रहे हैं। LRU मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो ये हमें ब्लॉक नंबर 4, ये ब्लॉक नंबर 4 अब हमें चाहिए। ब्लॉक नंबर 4 के पहले इस सीक्वेंस के अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक नंबर 17 13 12 और 5। अब इन चारों ब्लॉक्स के अंदर सबसे कम यूज कौन सा हुआ है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कौन सा हुआ है? 5th ब्लॉक। तो उसे हमने रिप्लेस कर दिया ब्लॉक नंबर 4 से। अब हम आगे भी देखते हैं कि कैसे ब्लॉक्स आगे मैप होंगे। अब ब्लॉक नंबर 12, ब्लॉक नंबर 12 ऑलरेडी प्रेजेंट था तो इसके लिए हिट हो जाएगा, कैश हिट। ब्लॉक नंबर 13 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके लिए भी कैश हिट। ब्लॉक नंबर 17 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, कैश हिट। ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 2 प्रेजेंट नहीं है कैश के अंदर। अब ये किसको रिप्लेस करेगा? अब हम फीफो के अंदर क्या कर रहे थे? हम ये देख रहे थे कि ये जो ब्लॉक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है 4 12 13 17, इनमें सबसे पहले कैश के अंदर कौन सा ब्लॉक आया था? वो ब्लॉक नंबर 12 था, हम उसे रिप्लेस कर रहे थे। LRU के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम ये नहीं देख रहे कि कौन सा ब्लॉक सबसे पहले आया था कैश के अंदर, हम बस ये सीक्वेंस चेक कर रहे हैं। जो ब्लॉक हमें चाहिए 17, ब्लॉक नंबर 2 हमें चाहिए, ब्लॉक नंबर 2 के पहले 4 रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक्स में से सबसे कम रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक कौन सा है, उसे रिप्लेस करेंगे। तो ब्लॉक नंबर 2 है, इस सीक्वेंस में चेक करो 4 ब्लॉक्स जो 2 से पहले यूज हुए हैं। ब्लॉक नंबर 17 यूज हुआ है, ब्लॉक नंबर 13, ब्लॉक नंबर 12 और ब्लॉक नंबर 4 यूज हुए हैं। अब इसके अंदर सबसे कम यूज कौन सा, सबसे पहले कौन सा यूज हुआ था? ब्लॉक नंबर 4 सबसे पहले यूज हुआ था, तो हम ब्लॉक नंबर 4 को रिप्लेस करेंगे बाय ब्लॉक नंबर 2। तो लीस्ट रिसेंटली यूज में हमें ये सीक्वेंस चेक करनी है। फीफो के अंदर हम टाइम स्टैम्प चेक कर रहे थे, कैश के अंदर सबसे पहले ब्लॉक कौन सा आया उसे रिप्लेस कर रहे थे। लीस्ट रिसेंटली यूज में जो नया ब्लॉक चाहिए उसके पहले 4 रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक्स में से कम
सबसे कम कौन सा यूज हो रहा है, या सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कौन सा ब्लॉक है। सो इसके लिए कैश मिस होगा ब्लॉक नंबर 2 के लिए, और ब्लॉक नंबर 4 को रिप्लेस करेगा ये कैश के अंदर। अब हम ब्लॉक नंबर 13 को देखते हैं। ब्लॉक नंबर 13 ऑलरेडी प्रेजेंट है कैश के अंदर, तो इसके लिए कैश हिट होगा, कैश हिट। अब हम ब्लॉक नंबर 19 को देखते हैं। ब्लॉक नंबर 19 प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए कैश मिस होने वाला है, और ये रिप्लेस किसको करेगा, कौन से ब्लॉक को रिप्लेस करेगा। अब हम इसको देखने के लिए वी विल लुक एट द 4 रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक्स बिफोर ब्लॉक नंबर 19। वो कौन से, ये 13, 2, 17 और 12। 13, 2, 17 एंड 12, ये 4 ब्लॉक्स हैं जो 19 से पहले सीपीयू ने यूज किए थे। तो इस सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक नंबर 12, तो वो रिप्लेस होगा बाय ब्लॉक नंबर 19। अब ब्लॉक नंबर 13 की जरूरत है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसके लिए कैश हिट होगा। फिर ब्लॉक नंबर 43, ब्लॉक नंबर 43 नहीं प्रेजेंट है, तो इसके लिए कैश मिस होगा, और ये रिप्लेस किसको करेगा, ब्लॉक नंबर 43 के पहले हम सीक्वेंस में चेक करेंगे 4 ब्लॉक्स, एक ब्लॉक नंबर 13 है, ब्लॉक नंबर 19 है, ब्लॉक नंबर 2 है और ब्लॉक नंबर 17। ये सारे ब्लॉक्स सीक्वेंस में 4 ब्लॉक्स पहले आ रहे हैं 43 ब्लॉक के। सबसे पहले कौन सा सीपीयू ने मांगा था, यूज किया था, 17 ब्लॉक, तो वो रिप्लेस हो जाएगा बाय 43। नाउ ब्लॉक नंबर 61, ये भी प्रेजेंट नहीं है, तो कैश मिस होगा, और ये रिप्लेस किसको करेगा, इस सीक्वेंस में 43, 13, 19 और 2, तो 2 को रिप्लेस करेगा 61। नाउ ब्लॉक नंबर 19 ऑलरेडी प्रेजेंट है लाइन 1 के अंदर, तो कैश हिट होगा इसके लिए। तो लास्ट में जो ब्लॉक्स प्रेजेंट होंगे कैश की लाइंस में, वो होंगे 61, 19, 13 और 43। अब अगर हम इसमें कैश मिस रेट निकालें LRU के अंदर, तो अगर हम मिसेस चेक करेंगे तो कैश मिस होगा सबसे पहले, लेट मी डिलीट हियर एंड राइट डाउन। तो कैश के अंदर जो फाइनली ब्लॉक्स प्रेजेंट है वो 61, 19, 13, 43 प्रेजेंट है। अब हम कैश मिस रेट चेक कर रहे हैं, कौन कौन से कैश मिसेस हुए। तो पहले 4 ब्लॉक्स के लिए तो कैश मिस हो गई क्योंकि वो ब्लॉक्स नहीं प्रेजेंट थे। अब इसके बाद ब्लॉक नंबर 4 के लिए मिस हुआ था, ब्लॉक नंबर 12, 13 और 17 के लिए कैश हिट हुआ था, ब्लॉक नंबर 2 के लिए कैश मिस हुआ था, ब्लॉक नंबर 13 के लिए कैश हिट हुआ था, ब्लॉक नंबर 19 के लिए कैश मिस हुआ था, अगेन ब्लॉक नंबर 13 के लिए यहाँ कैश हिट हुआ था, ब्लॉक नंबर 43 के लिए कैश मिस था, ब्लॉक नंबर 61 के लिए भी मिस था। तो टोटल नंबर ऑफ मिसेस हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 misses out of 15 block requests. So 9 upon 15 is the cache miss rate in LRU and hit rate is 6 upon 15. तो better than FIFO in this case. इस केस में least recently used FIFO से better है इस केस में। अगर हम सेम सीक्वेंस डायरेक्ट मैपिंग से यूज करते, डायरेक्ट मैपिंग के अंदर कैश मिस रेट 14 अपॉन 15 आता। यहाँ पे सपोज ब्लॉक नंबर 12 मॉडुलस 4 करेंगे तो 0 आएगा, तो ब्लॉक नंबर 12 हमारा मैप होता लाइन 0 के अंदर, ब्लॉक नंबर 5 मैप होता लाइन 1 में, ब्लॉक नंबर 13 भी लाइन 1 में मैप होता, ब्लॉक नंबर 17 भी लाइन 1 में मैप होता।
तो हमारे कैश मिसेस 4 हो गए इनिशियली। फिर ब्लॉक नंबर 4 ब्लॉक नंबर 12 को रिप्लेस करता लाइन 0 में, 5 कैश मिसेस हो गए। फिर ब्लॉक नंबर 13 अगेन ब्लॉक नंबर 17 को रिप्लेस करता लाइन नंबर 1 में, एक और कैश मिस हो गया। ब्लॉक नंबर 17 फिर से 13th ब्लॉक को रिप्लेस करता ब्लॉक लाइन नंबर 1 में। फिर ब्लॉक नंबर 13 रिप्लेस करता ब्लॉक नंबर 17 को लाइन 1 में। ब्लॉक नंबर 2 लाइन 2 के अंदर मैप होता, लाइन 3 के अंदर ब्लॉक नंबर 13 मैप होता। फिर 43 ब्लॉक इसको रिप्लेस करता लाइन 3 में, एक और कैश मिस। ब्लॉक नंबर 61 लाइन 1 में मैप होता और फिर ब्लॉक नंबर 19 ब्लॉक 43 को रिप्लेस करता लाइन 3 में और ब्लॉक नंबर 12 लाइन 0 में ब्लॉक नंबर 4 को रिप्लेस करता। सो टोटल कैश मिसेस 14 होती है आउट ऑफ 15 ब्लॉक रिक्वेस्ट्स। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। फॉर डाउट्स you can write in the comment section or mail at anshimagatseries@gmail.com. So block requests, तो ये हमारा कैश मिस रेट था। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन। ब्लॉक रिक्वेस्ट हैं 0 1 2 3 0 1 2 4, इस ऑर्डर में सीपीयू को ब्लॉक्स चाहिए। कैश साइज दे रखा है 256 बाइट्स। ब्लॉक का साइज दे रखा है, लाइन का साइज दे रखा है 8 वर्ड्स, मतलब 8 वर्ड्स आ सकते हैं एक ब्लॉक में और वर्ड का साइज है 4 बाइट्स। इसका मतलब है 32 बाइट्स, 8 इंटू 4 32 बाइट्स आ सकते हैं एक ब्लॉक के अंदर। और हमसे पूछा गया है फाइंड हिट रेशियो इफ LRU इज यूज्ड। अगर LRU यूज हो रहा है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम है, तो इसमें हमें हिट रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर LRU यूज हो रहा है तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो LRU के केस में यहाँ पे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितनी लाइंस हैं। कैश का साइज 256 बाइट्स है और एक लाइन का साइज 32 बाइट्स है, तो 256 अपॉन 32, तो ये नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी इन द कैश। वो होगा 2 रेज़ पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 5, मतलब 8 लाइंस है इन द कैश L0 से लेके L7 तक। L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, ये 8 लाइंस है इन द कैश। अब ब्लॉक रिक्वेस्ट साइज 0, अब एसोसिएटिव मैपिंग यूज कर रहे हैं तो 0 1 2 3, फिर 0, ये तो कैश हिट, इन सब के लिए तो कैश मिस होने वाला है क्योंकि ये नहीं प्रेजेंट है, कैश एम्प्टी है। फिर ये इसके लिए कैश हिट होगा क्योंकि ब्लॉक नंबर 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है। कैश हिट 1 ब्लॉक नंबर 1 के लिए, ब्लॉक नंबर 2 के लिए भी कैश हिट, ब्लॉक नंबर 4 के लिए फिर से कैश मिस होगा और ब्लॉक नंबर 4 जाएगा लाइन नंबर 4 में मैप कर दो क्योंकि खाली लाइन्स है सारी पड़ी हुई 4 to 6 7। तो हमारा मिस रेट होगा, ब्लॉक्स कितने मिस हुए 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 8 ब्लॉक रिक्वेस्ट्स, तो 5/8 हो गया हमारा मिस रेट। और हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन में वो है हिट रेशियो, तो हिट रेशियो होगा 1 माइनस मिस रेशियो, तो मिस रेशियो हमारा है 5/8, तो हिट रेशियो होगा 3/8। इसको हम सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 37.5%। दिस इज आवर हिट रेशियो इफ LRU इज यूज्ड। इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर
हमें ये LRU यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ब्लॉक्स को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस वीडियो में हमने एक और मैपिंग टेक्निक स्टडी की विच इज़ नोन एज एसोसिएटिव मैपिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एसोसिएटिव मैपिंग के प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। For doubts, you can write an email at anshimagateseries@gmail.com.